Hello, aspirants. Welcome to the next lecture of our current affairs initiative, India This Week. And let's get started. तो आज के current affairs में बहुत interesting articles हैं. Starting with the first one, government likely to rename मनरेगास to पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना. ओके, सबसे पहले कंटेक्स्ट समझते हैं. इसका कंटेक्स्ट क्या है? अगर हम बात करें मनरेगा स्कीम की, मनरेगा स्कीम की अगर हम बात करें तो इट वाज द ईयर 2005. 2005 में एक बिल पेश किया गया था पार्लियामेंट में और इसके तहत एक स्कीम लॉन्च करी गई थी विद द नेम ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. 2025 में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. और इस एक्ट के तहत क्या होना था, जो रूरल हाउस होल्ड हैं, हर हाउस होल्ड में टू एवरी हाउस होल्ड हमें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना था. दिस फ्लैगशिप स्कीम वाज टू गारंटी 100 डेज वॉलेंटरी अनस्किल्ड मैनुअल वर्क. अनस्किल्ड मैनुअल वर्क 100 डेज का इन वन फाइनेंशियल ईयर. एक फाइनेंशियल ईयर में, एज यू नो, फाइनेंशियल ईयर्स जो होते हैं अप्रैल टू मार्च, उस एक फाइनेंशियल ईयर में अप टू 100 डेज का अनस्किल्ड मैनुअल वर्क का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना था टू एवरी हाउस होल्ड हुज एडल्ट्स आर वॉलेंटरी अप्रोचिंग इट. ओके, उस हर एक एडल्ट के लिए जो इसमें वॉलेंटरी पार्टिसिपेट करना चाहता है. अब इस एक्ट में, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में 2009 में एक चेंज आता है. 2009 में महात्मा गांधी जी का जो नेम है वो इसमें ऐड कर दिया जाता है इसके आगे. ओके, सफिक्स वाज एडेड विद महात्मा गांधी जी's नेम. सो दिस स्कीम बिकेम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे मनरेगा स्कीम कहा जाता है. ओके, इट वाज एन एक्ट. नाउ अभी हाल ही में जो यूनियन कैबिनेट है, ऑफिशियल ये अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन कहा गया है, जो भी अनऑफिशियल है, कि इसी विंटर सेशन में, जो विंटर सेशन अभी पार्लियामेंट का चल रहा है, उस विंटर सेशन में एक बिल आने वाला है, जिस बिल में इस मनरेगा स्कीम का नेम चेंज करके पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रख दिया जाएगा. सो बेसिकली इट इज जस्ट लाइक दिस कि इसी विंटर सेशन में स्कीम का नेम चेंज करके स्कीम का नेम हो जाएगा पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना. इसमें एक और चेंज होने वाला है. हमने देखा था कि इस स्कीम के तहत 100 डेज का अनस्किल्ड मैनुअल वर्क वॉलेंटरी बेसिस पर प्रोवाइड किया जाना है. इस 100 डेज के वर्क को बढ़ाकर 125 डेज कर दिया जाएगा. ओके, ऐसा इस बिल के प्रोविजंस में रखा गया है, 125 डेज. ओके, ये कहा गया है इसमें, इस स्कीम में. तो इट वॉज ओनली दिस मच. अभी ये प्रपोजल है, दिस इज जस्ट अ प्रपोजल कि इस विंटर सेशन में ये बिल आएगा और इस बिल में स्कीम का नेम चेंज और जो डेज है जिसमें वर्क प्रोवाइड किया जाता है उसे 100 से बढ़ाकर 125 डेज कर दिया जाएगा. सो दिस वाज ऑल इन दिस न्यूज. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट रेजोल्यूशन सीक्स फ्री कंपल्सरी अर्ली चाइल्डहुड केयर. ओके, दिस इज यूनिक इन इटसेल्फ. यूनिक कैसा है, आप सभी ने जस्ट अ मिनट, आप सभी ने आर्टिकल 21A पढ़ा होगा. ओके, रिलेटेड विथ द चाइल्ड एजुकेशन. ओके, राइट टू, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी एक एजुकेशन से, स्टूडेंट एजुकेशन से, चिल्ड्रन एजुकेशन से रिलेटेड एक ड्यूटी भी है, विच इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट ऑल्सो, एंड देयर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑल्सो. नाउ एक प्राइवेट मेंबर का रेजोल्यूशन राज्यसभा में आया है एंड ऑनरेबल मेंबर, राज्यसभा मेंबर सुधा मूर्ति जी ने इस रेजोल्यूशन को मूव किया है और इन्होंने कहा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके एक नया आर्टिकल ऐड करना चाहिए, आर्टिकल 21B. आर्टिकल 21B ऐड करने की इसमें मांग करी गई है इस रेजोल्यूशन में जो राज्यसभा में पेश किया गया है. और इसमें आर्टिकल 21B में गारंटी किया जाए फ्री एंड कंपल्सरी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE.
ECCE क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. दिस इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. इसमें गारंटी किया जाए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 3 years to 6 years ऑफ एज. 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए इस रेजोल्यूशन में आर्टिकल 21 बी की बात करी गई है, जिसमें कहा गया है कि इसके थ्रू हम स्ट्रेंथन करेंगे आंगनवाड़ी सर्विसेज को. ओके, तो ये फ्लैगशिप स्कीम होने वाली है जहां पर हमने अभी तक 3 to 14 ईयर्स एज के बच्चों को फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन दिया है. उसके बाद ये 3 to 6 ईयर्स एज के चिल्ड्रन को भी हम एज अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करें, ऐसा इस रेजोल्यूशन में मांग करी गई है. तो ये रेजोल्यूशन अभी फिलहाल राज्यसभा में आया है. ओके, नाउ let's move ahead to the next news, and that is never write on anything sub judice, says CGI कांत. जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक चीज कही है. उन्होंने कहा है कुछ भी सब्जुडाइज चीजें होती हैं उन पर कुछ भी पब्लिश करना, कुछ भी लिखना नहीं चाहिए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वर्ड. व्हाट इज मेंट बाय दिस वर्ड सब्जुडाइज? ओके, सब्जुडाइज आपको समझना है. दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. ओके, लेट्स have a look at it. Chief Justice of India Suryakant on Friday advised against the publication of articles on sub judice cases which may create an impression outside, while the same time assuming that judges are immune to narratives aimed to generate publicity and drive opinion. Basically होता क्या है, sub judice वो matters होते हैं, वो cases होते हैं जो अभी under judiciary है. under judiciary. अब होता क्या है, कोई भी केस, मान लीजिए कोई भी एक केस है, कोई पिटीशन है, अगर वो कोर्ट में चली जाती है विच इज अंडर जुरिस्डिक्शन सुपरविजन. ओके, अभी वो उसके ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं आया है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं सुनाया गया है, बस वो अभी जुडिशियल प्रोसेस के अंदर है. उस किसी भी मैटर पर आप कोई भी राइटिंग करते हैं विच शुड नॉट बी देयर, ऐसा जस्टिस सूर्यकांत जी का कहना है. एंड विच मे लाइकली टू बी एन इलीगल थिंग. ओके, सब्जुडाइज लिखना इलीगल हो सकता है. व्हाई दिस इज देयर? बेसिकली जो राइटर्स होते हैं वो किसी भी पिटीशन पर जो अभी अंडर जुडिशरी है उस चीज का ओवर क्रिटिसिज्म कर देते हैं. ओवर क्रिटिसिज्म करने से फॉल्स नैरेटिव सेट होता है, और वो जो फॉल्स नैरेटिव सेट हुआ है वो जनता में व्यू पॉइंट बनाने का काम करता है. अगर एंड इट कैन लीड टू मैनी मिस हैपनिंग्स. ओके, जिससे लोगों का ब्रेन वॉश भी हो सकता है, लोगों में गलत ओपिनियन भी जनरेट हो सकता है, गलत पर्सपेक्टिव जनरेट हो सकता है. इसीलिए सीजीआई जस्टिस कांत ने कहा है कि जो भी सब जुडाइज मैटर हैं, ऑल दोज मैटर विच आर अंडर जुडिशरी प्रोसेस, उन पर आपको पब्लिकेशन नहीं करना है. ओके, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है. ओके, दिस वाज ऑल इन दिस आर्टिकल. सब्जुडाइज का मतलब हमें समझना था एंड ये हमने समझा. ओके, सब्जुडाइज का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तभी होता है, इस आर्टिकल में कहा गया है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तभी होता है जब कोर्ट कोई वर्डिक्ट दे दे, उसके बाद उसका एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया जा सकता है. नॉट वाइल एनी मैटर और एनी पिटीशन इज इन द जुडिशियल प्रोसेस. उस प्रोसेस के दौरान उस चीज का क्रिटिसिज्म करना मे लीड टू the generation of mis perspective or some perspective which are not welcomed in the society. Okay, ये चीज हमने समझी. Now next topic is omission of cookie zoo areas in president's Manipur visit gets flank. Okay, हुआ क्या है, अभी हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी मणिपुर में गई थी, जिनका 2 day विजिट था मणिपुर में, विच कंक्लूडेड ऑन फ्राइडे. वहां पर उन्होंने कुछ एरियाज का दौरा किया, लेकिन वहां के कुछ लोग हैं, जैसे कि कुकी जो एक ट्राइब है, कुकी जो इस कम्युनिटी के लोग हैं, वो थोड़े खफा हो गए बिकॉज देयर एरिया वॉज नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग दिस विजिट. इस विजिट के दौरान कुकी जो पीपल के एरिया को क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया, वहां पर प्रेसिडेंट नहीं जा पाई. ओके, विच मे बी ड्यू टू सम रीजन. तो यहां पर क्या किया गया है, कुकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करी है कि जो उनके एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे चुरान चांदपुर एंड कंगपोकपी डिस्ट्रिक्ट. ओके, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं. आई मे बी प्रोनाउंसिंग दैट रॉन्ग, सो प्लीज अपॉलॉजीज फॉर दैट. आई एम राइटिंग दैम ओवर हियर. ओके, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि इस विजिट के दौरान नहीं थी और इसी पर रिसेंटमेंट शो किया गया है.
कुकीजो लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ओके, चुराचांदपुर एंड कैंगपॉपकी, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं, यहां आपको इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को ओवरलुक करने का कहा गया है इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कि इन डिस्ट्रिक्ट को ओवरलुक कर दिया गया है, कुकीजो लोगों की सफरिंग्स को नहीं देखा गया। ओके, दे हैव ओवरलुक्ड दी सफरिंग्स ऑफ कुकीजो पीपल। ओके, और साथ ही यहां पर इस बेसिकली इस चीज के अलावा जो आपको याद रखना है, आपको कुकीजो ट्राइब का नेम याद रखना है, ये कहाँ है, दो डिस्ट्रिक्ट का नेम याद रखना है। इस डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ आपको एक चीज और याद रखनी है, यहां पर हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने 86th नूपीलाल डे को भी विटनेस किया, उसकी सेरेमनी में भी वो भाग लिया उन्होंने। और ये बेसिकली नूपीलाल ब्रिटिशर्स के टाइम पर दो विमेन लेड अपराइजिंग्स थे, वुमेन रेजिस्टेंस थे कॉलोनियल पॉलिसीज को लेकर, जो अंग्रेजों की पॉलिसीज थी, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस हुआ है, उस रेजिस्टेंस को लेकर जो वुमेन लेड रेजिस्टेंस थे, विमेन रेजिस्टेंस, उसका नाम है नूपीलाल। ओके, और उसी की याद में ये नूपीलाल डे मनाया जाता है। 86th नूपीलाल डे सेलिब्रेट किया गया था यहां पर टू मार्क द डिग्निटी एंड द राइट्स ऑफ द पीपल। ओके, इस सेरेमनी में, और यहाँ पर स्टेट की जो वुमेन वॉरियर हैं उनको होमेज दिया गया हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आपको ये भी याद रखना है नूपीलाल डे के बारे में। ओके, विच इज रिलेटेड विद द विमेन रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ओके, दिस वाज ऑल इन दिस न्यूज। और ये अपराइजिंग्स हुई थी, नूपीलाल जो अपराइजिंग्स हैं, ओके, ये दो अपराइजिंग्स हुई थी। वन वॉज इन द ईयर 1904, 1904 में, एंड द अनदर वॉज इन द ईयर 1939। 1904 और 1939 दो साल में जो वुमेन अपराइजिंग हुई थी वो ये थी। ओके, प्लीज कीप दिस थिंग्स इन माइंड। और ये था ओवरऑल एक सिनेरियो जो हमने समझा इस विजिट को लेकर। ओके, दो चीजें हमने इसमें देखी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज एन एडिटोरियल इन द रिगार्ड। ओके, एडिटोरियल है द इंडियन ओशन एज अ क्रेडल ऑफ न्यू ब्लू इकोनॉमी। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये ब्लू इकोनॉमी क्या होती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस टर्म, व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी। सबसे पहले आप इस हेडलाइन को ध्यान से पढ़िए। ओके, हेडलाइन को ध्यान से पढ़िए। हेडलाइन क्या कहती है, द इंडियन ओशन एज अ क्रेडल ऑफ a new blue technology. Okay, I'm giving you 30 seconds. 30 seconds अपने दिमाग में ये थिंक कीजिए। ओके, जस्ट सोचने की कोशिश कीजिए कि इस हेडलाइन का मतलब क्या हो सकता है। ओके, टेक 30। आपने सोचा होगा, ओके, यू मस्ट हैव नॉट स्किप्ड इट। ओके, आपने स्किप नहीं कर दिया होगा। ओके, सो सबसे पहले इस हेडलाइन का मतलब समझते हैं, द इंडियन ओशन एज अ क्रेडल ऑफ न्यू ब्लू टेक्नोलॉजी। आपको समझना है कि जो हमारा इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन को एज अ होल एरिया देखिए आप। ओके, all the countries that are part of the Indian Ocean. There are African countries, okay, there are Middle East countries, there India as a country, Pakistan, okay, and some countries which are island nations. These all are in, and Australia is also there. So as a whole area, जो Indian Ocean है, can be a cradle of new blue technology. ब्लू इकोनॉमी, सॉरी। ओके, अब ब्लू इकोनॉमी क्या है? ब्लू इकोनॉमी एक सस्टेनेबल अप्रोच है। ओके, पॉइंटर्स में याद रखेंगे। सबसे पहले ये एक सस्टेनेबल अप्रोच है फॉर बैलेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मरीन हेल्थ। ओके, मरीन इकोसिस्टम की हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक बैलेंस करके चलाना सस्टेनेबल अप्रोच के तहत। सस्टेनेबिलिटी जो आपने देखा होगा, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी पढ़े होंगे, तो उसी सस्टेनेबल अप्रोच को जिसमें हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ मरीन इकोसिस्टम के हेल्थ को भी बैलेंस करके चल रहे हैं, उस चीज का नाम है ब्लू इकोनॉमी। ओके, अब ये जो एडिटोरियल है इसमें बताया गया है कैसे इंडियन ओशन ब्लू इकोनॉमी के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है, कैसे वो एक सस्टेनेबिलिटी को एंश्योर कर सकता है अलोंग विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि ये इंडियन ओशनिक जोन जो है, इट इज वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, ओके, जो क्रिटिकल
मेटेलिक नोड्यूल्स हैं वो इस ओशन में मिलते हैं। ठीक है, अब हम इस चीज़ को समझेंगे इस पूरे एडिटोरियल में किस तरह से बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं एक लॉ है यूएन क्लॉज। ओके, यूनाइटेड नेशंस ऑन द कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ सी, यूएन क्लॉज। ओके, यूएन क्लॉज जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया था 1970s और 1980s में। वहां पर इंडिया ने क्या रोल प्ले किया था? यहां पर इंडिया ने रोल प्ले किया था, इंडिया स्टूड अलोंग विद द वल्नरेबल स्टेट्स, वल्नरेबल आइलैंड स्टेट्स के साथ इंडिया खड़ा हुआ था। ओके, और इंडिया ने यहां पैरवी करी थी कि हम कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड का प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। इंडिया ने यहां एक प्रिंसिपल दिया था, कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। उन्होंने कहा था, इंडिया का ऐसा कहना था कि ये जो ओपन ओशंस हैं, ओशंस जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बाहर हैं, जो किसी भी नेशन की टेरिटरी की बाउंड्री से बाहर है, उन ओशंस में कोई भी किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। दीज आर कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। ओके, वो ओशन के इलाके, वो जो समुद्र के वो इलाके हैं जो हर कंट्री के इकोनॉमिक जोन से बाहर आते हैं, जो ओपन ओशंस हैं, वो ओपन ओशंस किसी कंट्री, किसी दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के कंपटीशन के मैटर में नहीं आने चाहिए। दे आर द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। ओके, कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड एंड दे आर द प्लेस फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द मरीन इकोसिस्टम, ऐसा इंडिया का कहना था। ओके, और ये पहली बात नहीं थी जब 1970s और 1980s में यूएन क्लॉज में इंडिया ने ये बात कही थी, ये उससे बहुत पहले शुरू होता है। 1950s में भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, whichever way we turn, we are drawn to the seas. Our future security and prosperity are closely linked with the freedom and resources of the ocean. तो नेहरू जी ने कहा था कि हम कहीं भी देखें, इंडिया में हम घिरे हुए हैं ओशंस के साथ, और ओशंस की सिक्योरिटी, ओशंस की प्रोस्पेरिटी हमारे फ्यूचर के लिए और हमारे कंट्री के प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात क्या हुई है, एज यू नो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से देयर आर मल्टीपल इंपैक्ट्स, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन, ओशंस का एसिडिफिकेशन हो रहा है। देयर इज राइजिंग टेम्परेचर ऑफ ओशंस, ओशंस का जो टेम्परेचर है वो भी राइज कर रहा है। उसकी वजह से इंडियन ओशन पर भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। इंडियन ओशन इज बिकमिंग वल्नरेबल, क्योंकि इंडियन ओशन इज अ होम टू मल्टीपल स्पीशीज इंक्लूडिंग द कोरल्स। ओके, कोरल रीफ्स भी हैं यहाँ पर बहुत सारी, और जो अभी एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन और इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ ओशन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इज अ कंसर्न। ओके, इट्स अ थ्रेट। तो यहाँ पर इंडिया ने हम इंडिया की ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी सामने आई है। ओके, इंडिया ने एक स्ट्रेटेजी पेश करी है एंड दैट स्ट्रेटेजी इज ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। ओके, तो अब समझते हैं इंडिया की ब्लू ओशन ये इंडिया ने इंडियन ओशन के लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार करी है, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, जिसके 3 पिलर्स हैं। ओके, देयर आर 3 पिलर्स इन दिस। The first pillar in this is stewardship. Okay, सबसे पहली है stewardship of the commons. These are very well good points, हमें मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी हेल्प करेंगे। स्टूवर्डशिप है, दूसरा है रेजिलियंस, एंड द थर्ड वन इज इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, इंडिया की ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में ये 3 चीजें आती हैं। पहली है स्टूवर्डशिप ऑफ द कॉमन्स, दूसरी है रेजिलियंस और तीसरी है इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर हम स्टूवर्डशिप की बात करें तो यहां कहा गया है कि जो ओशन है वो एक शेयर्ड स्पेस है। ओशन एक शेयर्ड स्पेस है, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की वहां पर अथॉरिटी नहीं चलेगी। ओके, कोई एज अ इट इज नॉट अ फील्ड ऑफ कंटेस्ट, वो कोई एक वॉर का या कॉन्टेस्ट करने का फील्ड नहीं है। इट इज अ कॉमन
एरिया, इट इज अ शेयर्ड स्पेस। तो हमने पहले शेयर्ड स्पेस की बात करी है, स्टूवर्डशिप ऑफ द कॉमन्स। यहां पर हमने कोऑपरेटिव मैनेजमेंट की बात करी है। सबसे पहला टर्म है स्टूवर्डशिप ऑफ द कॉमन्स में कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, कि जितनी भी कंट्रीज हैं इंडियन ओशन रिम में, उन रिम ऑफ इंडियन ओशन कंट्रीज को कोऑपरेटिवली मैनेज करनी है वहां की रिसोर्सेज को और वहां के मेरीन इकोसिस्टम को, ओके, रादर देन कॉम्पिटिटिव एक्सप्लॉयटेशन। हमें ओशन को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, पहला इसमें पॉइंट था। दूसरा है रेजिलियंस। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से, अभी हमने देखा एसिडिफिकेशन एंड द राइजिंग टेम्परेचर जो हो रहा है, उसकी वजह से क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से हमें एडेप्टेशन और प्रिपेयर्डनेस पर फोकस रखना है, हमें रेजिलियंट बनना है, ओके, इनोवेशन हब बनाना है जिसमें हम अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा सकें, ओके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकें टू द लेस डेवलप्ड नेशंस, डेवलपिंग आइलैंड कंट्रीज, जो पुअर आइलैंड कंट्रीज हैं उनके लिए हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकें ताकि उनमें अर्ली वार्निंग सिस्टम रिलेटेड विद सुनामी एंड अदर डिजास्टर्स उनको इंस्टॉल करवा सकें, ओके। डेवलपिंग स्टेट्स और अफ्रीकन कोस्टल नेशंस में हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं इन रेजिलियंस, ओके। हमने दो चीजें समझी, स्टूवर्डशिप ऑफ द कॉमन्स क्या होता है, रेजिलियंस हम किस तरह से अचीव करेंगे, एंड द थर्ड वन इज इंक्लूसिव ग्रोथ, ओके। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात यहां करी गई है, जितने भी रिम ऑफ इंडियन ओशन में जितने भी कंट्रीज आते हैं उन सभी को ग्रीन शिपिंग में पे फोकस करना है, यहां पर ग्रीन शिपिंग पर फोकस करना है। जो हमारे नॉर्मल कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं उनसे हटकर ग्रीन शिपिंग, ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी को हमें और सस्टेनेबल एक्वाकल्चर पर फोकस करना है, ओके, मरीन बायोटेक्नोलॉजी पर फोकस करना है। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी गई है इसमें, और इंडिया ने यहाँ पर काफी ज्यादा खुलकर इस चीज का पक्ष लिया है। इस चीज का पक्ष लिया है सिर्फ इसी बेसिस पर नहीं, यहां पर बताया गया है कि जो अभी ब्लू इकोनॉमी और फाइनेंस फोरम 2025 हुआ है, वहां पर भी हमने ये बात करी गई है, वहां पर ये चीज हमने खुलकर कही है। और इसी बेसिस पर हमने COP30 में भी, COP30 जो अभी हुआ है ब्राजीलियन प्रेसिडेंसी में, वहां पर भी हमने वन ओशन पार्टनरशिप की बात करी गई है, ओके। COP30 में स्ट्रेटेजी की बात करी गई है वन ओशन पार्टनरशिप। वन ओशन पार्टनरशिप की बात करी गई है कि एक ओशन है और हम सब उसके पार्टनर हैं, तो हमें उसे किस तरह से बचाना है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द पर्सपेक्टिव। ये वन ओशन पार्टनरशिप बैलम एक्शन एजेंडा का पार्ट है, ओके। आई होप ये आपने लिख लिए होंगे तीनों पॉइंट्स, ओके। इट इज अ पार्ट ऑफ बैलम एक्शन एजेंडा जो कि हमें अचीव करना है 2030 तक, ओके। 2030 तक ये अचीव करना है। इसके लिए हम मोबिलाइज करेंगे $20 बिलियन हमें मोबिलाइज करने हैं, ओके। वन ओशन पार्टनरशिप COP30 में हमने ये चीज़ ली है। और जैसा कि हमने ब्लू इकोनॉमी की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि सस्टेनेबिलिटी इज अ की फैक्टर इन डिफाइनिंग ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी को डिफाइन करने के लिए सस्टेनेबिलिटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की फैक्टर है। तो यहाँ हम देखेंगे सिक्योरिटी थ्रू सस्टेनेबिलिटी। तो जो भी इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग है, कोरल रीफ डिग्रेडेशन है, ओके, इंटेंसिफाइंग स्टॉर्म सर्जेस है, इन सबको हमें बचाना है। तो यहां पर जो इंडिया का डॉक्ट्रीन है, सागर डॉक्ट्रीन, ओके, यहां पर सागर डॉक्ट्रीन की बात करी गई है, ओके। सिक्योरिटी, ओके, यहां पर बात करी गई है सिक्योरिटी and growth, security and growth for all, security and growth for all in the region. Which region? In the Indian Oceanic region, okay. ये सागर डॉक्ट्रिन जो है, जो इंडिया ने दिया था इन 2015, उसकी बात करी गई है कि हमें इंडियन ओशन को जोन ऑफ पीस बनाना है, जोन ऑफ पीस, okay, zone of peace, stability and prosperity, okay.
इस सागर इनिशिएटिव के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ सागर के तहत हमें जोन ऑफ पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी बनाना है। ऐसा हमने 2015 में ये चीज़ कही थी। ओके, हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है। COP30 2025 और G20 समिट जो जोहानिसबर्ग में हुई है, वहाँ पे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी है। ओके, सो दिस वाज ऑल हाउ इंडियन ओशन एज ब्लू इकोनॉमी हम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एम्पल अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल्स, एम्पल अमाउंट ऑफ कीवर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज जो हम आंसर में यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें मिली हैं। ओके, एक चीज याद रखिएगा, फ्रॉम द इंडियन ओशन फॉर द वर्ल्ड, यहाँ पर एक प्रिंसिपल दिया गया है। ओके, लेट मी राइट हियर, ये प्रिंसिपल यहां दिया गया है, फ्रॉम द इंडियन ओशन फॉर द वर्ल्ड। ओके, यहां पर किस तरह से हम इंडियन ओशन को एज अ नेट एक्सपोर्टर बता सकते हैं पूरी दुनिया के लिए, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसके लिए, प्लस वी कैन हैव ब्लू इकोनॉमी, सस्टेनेबिलिटी का हम एग्जाम्पल बन सकते हैं दुनिया के लिए। यहाँ पर बहुत सारे हमारे की पैसेजेस हैं, स्ट्रेट्स हैं, ओके, जिसके थ्रू ट्रेड, जो ओशनिक ट्रेड है, वो पॉसिबल हो पाता है। तो हमने इंडियन ओशन को किस तरह से एज एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड हमने सेट किया है। ओके, ये चीज यहाँ पर आ जाती है। ओके, सो दिस वॉज ऑल इन दिस आर्टिकल, लेट्स मूव अहेड। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इन द सेम रिगार्ड है एनवायरमेंट से रिलेटेड। ओके, इनविजिबल एपिडेमिक, व्हाई एयर पोल्यूशन इज इंडियाज लार्जेस्ट हेल्थ थ्रेट। ओके, आप सभी ने चीज़ें सुनी होंगी, बहुत सारे मीम्स देखे होंगे, इंक्लूडिंग कि दिवाली आती है तो काफ़ी सारे पटाखे चलने की वजह से दिल्ली एनसीआर का रीजन जो है वो उसमें पोल्यूशन बढ़ जाता है। इस तरह के मीम्स देखे होंगे। इस आर्टिकल ने उस चीज़ का हालांकि एक तरह से खंडन किया है कि दैट इज़ नॉट द सोल रीज़न। इस तरह के इवेंट्स लाइक दिवाली, इनकी वजह से जो सिचुएशन है वो वर्स हो जाती है, बट दे आर नॉट द रीज़न। ओके, ये रीज़न नहीं है एयर पोल्यूशन के। इन्होंने कुछ रीजंस बताए हैं और उन्होंने उस चीज़ को कैसे हम टैकल कर सकते हैं उसका सोल्यूशन और वे फॉरवर्ड भी बताया है। ओके, तो अगर हम बात करें तो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स जो है इंडिया का, वो वहां पर एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर है। तो यहाँ पर जो PM 2.5 की जो लिमिट है जो सेट कर रखी है, ओके, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिट एक्सीड हो गई है। ओके, जितना हमें PM 2.5 जिस भी रेट पर हमें लेना चाहिए उससे कई ज़्यादा हम इस चीज़ को ले रहे हैं। ओके, दिल्ली ने अपनी जो 24 आवर की लिमिट थी वो भी एक्सीड कर दी। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो इस आर्टिकल में कहा गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम माने तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 15 माइक्रोग्राम, ओके, 15 माइक्रोग्राम ही हमारे लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। ओके, जबकि हमने दिल्ली ने इस लिमिट को बहुत ज़्यादा क्रॉस कर दिया है और यहाँ पर हमने जो क्रॉस किया है वो छोटे मोटे रेट पर नहीं, 107 से लेकर 130 माइक्रोग्राम तक की लिमिट को हमने क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है किस तरह से, ओके, कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसकी जो कैपिंग है वो 500 पर डाली गई है, लेकिन ये चीज़ हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अब इन्होंने बताया है कि ये जो PM 2.5 है, ओके, PM 2.5 के इम्पैक्ट क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं PM 2.5। ओके, PM 2.5 का सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है कार्डियोवास्कुलर हार्म। ओके, ये जो PM 2.5 है ये डीपली पेनेट्रेट हो जाता है हमारे लंग्स में एंड इट एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वहाँ पर काफ़ी सारे जो रेस्पिरेटरी डिसीजेस हैं, कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड डिसीजेस हैं, उनको कॉज करने का ये एक प्रमुख कारण बन जाता है, इंक्लूडिंग हाइपरटेंशन एंड मल्टीपल आइसोमेनिक स्ट्रोक, इस तरह की डिजीजेस को ये कॉज करता है। दूसरा है न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट्स विच इज रिलेटेड विद ब्रेन। ओके, न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्रिएट होते हैं यहाँ पर। ये
ब्लड के ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। PM2.5 ब्रेन के ब्लड बैरियर को क्रॉस कर जाता है और ये ब्रेन में परमानेंट डैमेज जैसे होने के चांसेस को कॉज कर सकता है। ओके, मैटरनल और न्यूनेटल हेल्थ एंड न्यूनेटल हेल्थ। ओके, इट इज फॉर जो भी विमेन हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनके लिए, और न्यूनेटल जो होने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ इफेक्ट्स, लॉन्ग लाइफ हजार्ड साबित हो सकता है। ओके, वेस्ट सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए जो लोग रोड साइड रहते हैं, इंडस्ट्रियल साइट्स पे रहते हैं, वेस्ट बर्निंग हॉटस्पॉट्स पे रहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। ओके, यहाँ पर हमने ये चीज़ देखा कि सिर्फ ये जो भी बीमारियां हो रही हैं, इस बीमारियों के शिकार ज़्यादातर हैव नॉट्स हैं, जैसा कि आप जीएस में पढ़ते होंगे। ओके, इट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ राइजिंग इनइक्वालिटी। भाई जिसके पास पैसा है, ओके, दोज हु आर कॉल्ड हैव्स, दे कैन इंस्टॉल द एयर प्यूरिफायर्स इन देयर होम, बट ऑन द अदर हैंड देयर आर हैव नॉट्स which cannot install air purifiers in their home. Also haves, those who live in well maintained areas, having parks, having proper greenery in their location. Okay, while on the other hand we have nots, जिन्हें मजबूरन ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स के पास रहना पड़ता है, ऐसे बर्निंग हॉटस्पॉट्स के पास रहना पड़ता है, उनके लिए ये किस तरह से एक लाइफ थ्रेटनिंग फॉर देम एज वेल एज फॉर द अपकमिंग जनरेशन, एक लाइफ कॉजिंग थ्रेट है, परमानेंट डैमेज और जेनेटिक म्यूटेशंस उसमें कॉज कर सकता है। किस तरह से ये इनइक्वालिटी का भी एक प्रमुख कारण बन सकता है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। ओके, नाउ इसमें कुछ वे फॉरवर्ड बताया गया है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? ओके, वे फॉरवर्ड और द रेजोल्यूशन दैट वी कैन टेक अवे। वे फॉरवर्ड की बात करें तो यहां पर ट्रांसपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी गई है। सबसे पहला ट्रांसपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहला हमें ट्रांसपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करना है। जैसे इन्होंने बताया है कि पब्लिक डिस्कशन ज़्यादातर स्टबल बर्निंग और दिवाली फायरवर्क्स पे वर्क्स को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं फॉर एज अ कॉज, जबकि इन्होंने कहा है दे आर नॉट द कॉज, दे आर द कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। वो उस रिएक्शन को काफ़ी तेज और काफ़ी वर्स कर सकते हैं, बट दे आर नॉट द कॉज। व्हाट आर द कॉजेस? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कॉज है दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन, द harmful smoke और the harmful gases that are released from the vehicle. Okay, ट्रांसपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करें, लार्ज स्केल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बसेस होना चाहिए। इन्होंने बात करी है लार्ज स्केल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बसेस, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस हो, ईवीज पर, ऑटो रिक्शाज, टू व्हीलर्स, ये जितने भी हैं ये इलेक्ट्रिक फ्लीट्स हो, तो हमारे लिए काफी ज्यादा कंजेशन भी होगा और कार पूलिंग इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन पूलिंग की भी बात करी गई है। दूसरा फैक्टर इन्होंने बताया है इंडस्ट्रियल कंट्रोल। Industries are one of the prime reasons which causes pollution in the areas. Okay, तो यहां पर बात करी गई है स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, जो भी लॉज हैं। ओके, हम सब जानते हैं कि जो भी इंडस्ट्री ओनर्स होते हैं वो बाईपास कर जाते हैं इन लॉज को, तो यहां बताया गया है कि स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होना चाहिए पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज का। ओके, ताकि इन पॉल्यूशन को रोका जा सके, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होना चाहिए। किसी भी तरह का हमें ऐसा लूप नहीं छोड़ना है जिनके थ्रू इंडस्ट्रीज बाईपास कर जाए इन लॉज को। ओके, थर्ड वन इज कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन। कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन में बात करी गई है मैंडेटरी डस्ट सप्रेशन प्रोटोकॉल्स। ऐसे प्रोटोकॉल्स हमें मेजर करने हैं कि जो डस्ट को उड़ने ना दें। ओके, नॉर्म्स को मैकेनाइज्ड स्वीपिंग करें। ओके, हमने देखा है मैनुअल स्वीपिंग होती है जिसकी वजह से जो स्वीपर्स होते हैं उनके लंग्स डैमेज हो जाते हैं, इन सम केसेस कॉजिंग परमानेंट डैमेज इफ दे आर डूइंग इट फॉर द लॉन्ग रन। ओके, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग पर हम जा सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड वे फॉरवर्ड इन GS3 पेपर। GS3 पेपर में ये काफी ज्यादा अच्छा वे फॉरवर्ड हो सकता है और पोल्यूशन से रिलेटेड इन द अपकमिंग मेंस आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दीज वे फॉरवर्ड्स। इन्हें प्लीज अपने नोट्स में मेंशन कीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, काफी ज्यादा अच्छे पॉइंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज वेस्ट मैनेजमेंट रिफॉर्म। वेस्ट मैनेजमेंट रिफॉर्म, किस तरह से हम वेस्ट मैनेजमेंट रिफॉर्म। ओके,
जो वेस्ट है उसे सोर्स पर सेग्रीगेट करना, उसे अलग अलग बिन्स में कलेक्ट करना, ठीक है, उसको डिसेंट्रलाइज ट्रीटमेंट करना, बायोमीथेनेशन करना, बायो रेमिडिएशन करना, किस तरह से ये चीजें, और साइंटिफिक लैंड फिलिंग करना, ओके, उसे ओपन में बर्न ना करके उसका साइंटिफिकली उसे मैनेज करना, लैंड फिलिंग करना, ये किस तरह से छोटे छोटे रिफॉर्म्स हो सकते हैं और काफी ज्यादा बिग इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हेल्थ सिस्टम इंटीग्रेशन, नेक्स्ट इज हेल्थ सिस्टम इंटीग्रेशन, ओके। हेल्थ सिस्टम इंटीग्रेशन यहां पर बताया गया है, एक हेल्थ सेंटर्ड फ्रेमवर्क होना चाहिए एयर क्वालिटी को लेकर, जो कि हमारे एक AQI को रियल टाइम में मेजर कर सके। और यहां पर एक मांग करी गई है एक कि इंडिया को रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए क्लीन एयर एज अ फंडामेंटल राइट, क्लीन एयर को एज अ फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर देना चाहिए, तभी हम इस पे स्ट्रिक्ट डिसीजंस ले पाएंगे इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, ओके। तो इनविजिबल जो एपिडेमिक है उससे लड़ने के कुछ वे फॉरवर्ड हमने इस चीज में देखे, रीजंस देखे, और PM 2.5 के क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं, ओके। PM 2.5 काफी ज्यादा बार तो नहीं, बेसिकली 2-3 बार प्रीलिम्स में पूछा भी गया है PM 2.5। तो यहां से PM 2.5 का एक्सपोजर किस तरह से लॉन्ग टर्म में हार्मफुल हो सकता है हमने वो भी देखा, ओके। क्या क्या उसके इंपैक्ट्स हैं, ओके, लॉन्ग टर्म्स में हमने वो चीजें भी देखी। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कितना उसका लिमिट रख रखा है, दैट इज 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, उसका लिमिट सेट किया हुआ है, और किस तरह से हम उस लिमिट को सरपास कर रहे हैं, ओके। दिस वाज इन दिस न्यूज, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सॉरी। कर्नाटका असेंबली टेबल्स बिल टू प्रोहिबिट पनिश एक्ट्स ऑफ सोशल बॉयकॉट। GS पेपर 1 सोसाइटी सोशल इश्यूज, ओके, उस चीज से रिलेटेड ये एक आर्टिकल है सोशल इश्यूज में, ओके। यहां पर कहा गया है कि ये जो एक्ट ऑफ सोशल बॉयकॉट होता है, अर्बन सेंटर्स, अर्बन एरियाज में तो ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं, बट इट हैपन्स मोस्टली इन द रूरल एरियाज, जहाँ पर कास्ट पंचायत्स जो हैं उनका होल्ड ज़्यादा है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एक फैमिली किसी भी एक विलेज में जहाँ पर कास्ट पंचायत का डोमिनेंस है, वहाँ पर कोई भी एक ऐसा एक्ट कमिट कर देती है विच इज़ अगेंस्ट और विच इज़ द वायलेशन ऑफ द कास्ट नॉर्म्स, तो वहाँ पर क्या होता है, उस इंडिविजुअल का या उस फैमिली का सोशल बॉयकॉट कर दिया जाता है। सोशल बॉयकॉट के जरिए कोई उनसे कांटेक्ट नहीं रखता है, उनकी जो उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है टू द रिलीजियस प्लेसेस, टू द पब्लिक वेल्स, ओके, उनको भी रोका जाता है। यहाँ पर उनकी फैसिलिटीज़ को ब्लॉक कर दिया जाता है, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ तक एक्सेस नहीं करने दी जा सकती हैं, एंड अल्टीमेटली विच लीड्स टू द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो जाता है। तो यहाँ पर कर्नाटक की असेंबली ने एक बिल पेश किया है कि ये जो एक्ट ऑफ सोशल बॉयकॉट है इसे कंप्लीटली प्रोहिबिट किया जाए और इस एक्ट ऑफ सोशल बॉयकॉट को पनिशेबल बनाया जाए, ओके। तो कर्नाटक ने लाया है कर्नाटक सोशल बॉयकॉट, कर्नाटका सोशल बॉयकॉट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन, रोकना है, प्रिवेंट करना है, प्रोहिबिट करना है, एंड रिड्रेसल, और उस चीज की सुनवाई होनी चाहिए, एंड रिड्रेसल बिल, ओके, 2025। ये अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, ओके, इन दी सोशल इश्यूज। यहाँ पर इवन कास्ट पंचायत्स अगर इस चीज़ को सोशल बॉयकॉट कर रही हैं तो भी उस चीज़ को इलीगल कहा गया है। यहाँ पर इस बिल में 20 फॉर्म्स ऑफ सोशल बॉयकॉट्स बताई गई हैं, ओके। उस तरह के एक्ट्स को किस तरह से हमें नहीं करना है, ये इस एक्ट जो बिल पेश किया गया है कर्नाटक स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, उस चीज़ को डिस्कस किया गया है, ओके। होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो। आगे चलते हैं, और नेक्स्ट आर्टिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ओके, और रिलेटेड है जो हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, ओके। हमने देखा था कि एक वाइट पेपर बनाया जा रहा है, वाइट पेपर बनाया जा रहा है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड,
इन्होंने एक वाइट पेपर बनाने जा रहे थे, जैसा हमने प्रीवियस क्लास में देखा था विद द हेडिंग एआई मस्ट पे, उसके ही तहत है। ओके, ये इस वाइट पेपर में कहा गया है जो भी लैंग्वेज लर्निंग मॉड्यूल्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होते हैं, एआई आर्टिफिशियल लर्निंग जो कंपनीज हैं, ओके, वो एलएलएम्स यूज करती हैं, लैंग्वेज लर्निंग मॉड्यूल्स। बेसिकली होता क्या है, ये जो एआई, अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं एज अ कंपनी, अगर मैं एआई बनाने सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी हूँ और मुझे एआई डेवलप करना है, तो मैं एलएलएम्स का यूज़ करता हूँ, लैंग्वेज लर्निंग मॉड्यूल्स। इसमें क्या होता है, जो भी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है, एग्जिस्टिंग डेटा है, कंटेंट है जो भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, मुझे उसका एक्सेस होता है और मैं उनको उस बेसिस पर अपने एआई मॉडल को उसको ट्रेन करता हूं इस बेसिस पर। ओके, ट्रेन किए जाते हैं, जैसे कि आप चैट जीपीटी चलाते होंगे, उसे भी एलएलएम पर ही ट्रेन किया गया था। अब यहाँ पर हमने देखा था कि किस तरह से ये वॉयलेशन होता है कॉपीराइट एक्ट का। ओके, कि हम तो इस चीज के पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये एलएलएम्स को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ रहा है फॉर एक्सेसिंग दैट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर डीपीआईआईटी ने कहा है कि इस वाइट पेपर में कि अगर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनती है, अगर ये कमर्शलाइज हो जाती है, इसे लॉन्च कर दिया जाता है, तो उसके बाद इसे रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी जिस टू ऑल दोज एक्टर्स, टू ऑल दोज पीपल जिनका भी डेटा इन एलएलएम्स ने एक्सेस किया है, उन सभी को रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी आफ्टर लॉन्चिंग एंड कमर्शलाइजिंग। ओके, तो यहां पर यही बात करी गई है, जब इनके मॉडल्स कमर्शलाइज कर दिए जाएंगे, ओके, तब इन्हें रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, नॉट इन द स्टेज ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान नहीं करनी है, जब ये कमर्शियल हो जाएंगे तभी इन्हें रॉयल्टी पे करनी है। ऐसा इस वाइट पेपर में कहा गया है। ओके, ये कॉपीराइट जो वायलेशन था उसके लिए हमने कल भी इस न्यूज़ को देखा था और आज इसमें इस चीज़ को कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें एआई डेवलपर और कंटेंट ओनर, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और एआई डेवलपर्स हैं, उन दोनों के राइट्स को किस तरह से बैलेंस किया गया है। ओके, ब्लैंकेट लाइसेंसिंग, यहाँ पर याद रखिएगा, इस चीज़ को कहा जाता है ब्लैंकेट लाइसेंसिंग, जो लगाई गई है एआई मॉडल्स पर, एआई कंपनीज पर लगाई गई है ब्लैंकेट लाइसेंसिंग। इसके जरिए हम कॉपीराइट्स वायलेशंस को रोक सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड वी हैव, ये भी प्रीवियस एक न्यूज से रिलेटेड है जिसपे हमने पढ़ा था GLP-1 ड्रग्स। ओके, GLP-1 ड्रग्स या GLP-1 मेडिसिन हमने देखी थी जो कि ओबेसिटी और डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए यूज होती थी। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ GLP-1 ड्रग है जिसका नेम है ओज़ेम्पिक। ओके, याद रखिएगा, ओज़ेम्पिक नाम का एक GL-1 ड्रग है। ये ड्रग, ओज़ेम्पिक ड्रग जो है, GLP-1 ड्रग आर, इस चीज को इंडिया में अवेलेबल कर दिया गया है, परमिशन मिल गई है। ओके, किस चीज के लिए? टाइप 2 डायबिटीज को क्योर करने के लिए। टाइप टू डायबिटीज को क्योर करने के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में इसको, ओके, विद प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज, जैसे हमने उस आर्टिकल में भी देखा था, प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज वर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अलोंग विद द ड्रग। तो ये ओपीजेमिक नाम का एक ड्रग है जिसे कंपनी बना रही है नोवो नॉर्डिस्क। ओके, ये भी याद रखिएगा, कौन सी कंपनी डिजाइन कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, नोवो नॉर्डिस्क नाम की कंपनी है। अब ये ड्रग इंडिया में अवेलेबल हो गया है फॉर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। ओके, याद रखिएगा, प्राइसिंग वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोगों के लिए, बस आप याद रखेंगे कि इंडिया में ओज़ेम्पिक GLP-1 ड्रग है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, जिसे कौन बना रहा है? नोवो नॉर्डिस्क नाम की कंपनी बना रही है, और इस मेडिसिन को इंडिया में परमिशन मिल गई है। ओके, इंडिया में परमिशन मिल गई है टाइप 2 डायबिटीज़ को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट को क्योर करने के लिए। ओके, नाउ इज UNEA adopts India's proposal on wildlife management. Okay, UNEA क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली, इसकी मीटिंग हुई थी नायरोबी में रिसेंटली, नायरोबी केन्या में। ओके,
नायरोबी केन्या में मीटिंग हुई थी। ओके, यहाँ पर इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम था, प्रपोजल था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ओके, इंडिया का रेजोल्यूशन था, उस रेजोल्यूशन के जो टाइटल है स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड फायर्स। ओके, ये हमारा कॉल था, इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, फिलहाल टू प्रिवेंट दी वाइल्ड फायर्स, जो जंगलों में जो आग लग जाती है, उस आग को रोकने का जो मैनेजमेंट है उसको कैसे रोका जाता है, उसमें इंडिया ने एक प्रपोजल दिया है, स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड फायर्स। उसको यूएनईए, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली पार्ट असेंबली 7th मीटिंग इसकी हुई है नायरोबी में, उसे फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया है। इसी में हम आगे भी देखेंगे, आगे नेक्स्ट आर्टिकल्स में, जब इस फ्रेमवर्क, ये जो मैनेजमेंट है, इसके जो गाइडलाइंस है वो पब्लिक हो जाएंगी। ओके, तब हम देखेंगे कि इस पूरे मैनेजमेंट में कौन कौन सी गाइडलाइंस इंडिया ने दी हैं। ओके, फिलहाल के लिए आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली की मीटिंग हुई थी नायरोबी में, जिसमें इंडिया का वाइल्ड फायर मैनेजमेंट का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है, और हमारा जो उस प्रपोजल का टाइटल था स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड फायर्स, इस चीज को फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, सो दिस वाज ऑल इन टुडेज क्लास। ये कुछ करंट अफेयर्स थे। ओके, आगे हम जैसे जैसे चलेंगे तो करंट अफेयर्स में और ज़्यादा हम इसे स्टैटिक के साथ कोऑपरेटिव इंक्लूड करेंगे, ताकि हम करंट और स्टैटिक दोनों का बैलेंस बना के चलें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिस ईयर। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम पूरी टीम रिसर्च करके इन आर्टिकल्स को सिलेक्ट करती है, बहुत मेहनत के साथ पूरे आर्टिकल्स को सिलेक्ट किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। आप प्लीज़, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं इस वीडियो में, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हेड्स टू यू गाइस। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखिए और इन पर नोट्स बनाइए और इन्हें रिवाइज कीजिए। ओके, दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।